नमस्कार। आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि राजा का चुनाव कैसे होता था। अपन ने प्राचीन समय के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की है, जिसमें आम जनजीवन के बारे में, वहाँ का जीवन कैसा था, लोग किस प्रकार अपनी जीविका निर्वाह करते थे, किन संसाधनों के ऊपर निर्भर थे, किस प्रकार की कृषि आदि के ऊपर निर्भर थे। तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। वर्तमान शासन व्यवस्था की बात करें तो आज के वर्तमान समय में ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ है कि जनता का शासन जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही किया जाता है। मतलब कि जो शासक होता है ना, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन ये व्यवस्था आधुनिक समय की है। प्राचीन समय में राजाओं का चुनाव किस प्रकार होता था, राजा किस प्रकार बनते थे, उसकी जानकारी इस चैप्टर में दे रखी है। हम एक एक करके पूरी जानकारी लेंगे। हमने ऋग्वैदिक युग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें राजा के चुनाव के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त हुई। अब हम आगे के समय में, जब प्राचीन समय मध्यकाल में राजाओं का चुनाव किस प्रकार होता था, किस प्रकार एक छोटे सी जगह से लेकर बहुत बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई, उस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के 5वें वीडियो में। इसमें अपन राजा, राज्य और उनके गणराज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे। अब हम जानते हैं कि राजा किस प्रकार बने। आपने ये सुना होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। आपने ये शब्द सुने हैं ना कि ये राजा है तो उसका बेटा भी राजा ही बनेगा। तो प्राचीन समय में ये था कि राजा चुनने की जो व्यवस्था थी ना, वो वंशानुगत थी, कि मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? वंशानुगत व्यवस्था कहलाती है। तो हर कोई राजा बन गया और राजा का बेटा ही राजा बन गया, ये व्यवस्था नहीं थी। ये जो व्यवस्था थी ना, ये भी समाज में एक पदानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित थी। पहले क्या था कि समाज जनजातियों में बटा हुआ था। जनजातियों में तो जनजातियों का मुखिया होता था। फिर जनजातियाँ फिर संगठित हुई, तो फिर वो जनपद बने, छोटे छोटे कस्बे बने, गांव बने, जनपद बने, फिर महाजनपद बने। तो फिर ये व्यवस्था किस प्रकार संचालित हुई, शासक को चुनने की व्यवस्था, शासक बनने की व्यवस्था और फिर शासन की व्यवस्था किस प्रकार संचालित हुई, आज हम ये जानते हैं। कि आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में सुना होगा। वर्ण व्यवस्था एक समाज में जन्म के आधार पर समाज को बांटने की एक व्यवस्था थी, जिसमें सबसे उच्चतम स्तर पर था पुरोहित। पुरोहित थे जो क्या काम करते थे? यज्ञ का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे और पढ़ाई लिखाई का काम करवाते थे। दूसरे नंबर पर थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वो थे जो शासन व्यवस्था चलाते थे, शासन करते थे और कर वसूलने का काम करते थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कार्य करते। तीसरे थे वैश्य, जिसमें कृषि कार्य करने वाले, व्यापारी आदि लोग, दस्तकार, ये सभी सम्मिलित थे। अब चौथे स्तर पे आते हैं शूद्र लोग। शूद्र को इन सब में सबसे नीचा माना जाता था। इनको धार्मिक कार्यों से अलग रखा जाता था और इसका मुख्य कार्य होता था, तीनों जो ऊपर वाले जो है ना पदक्रम, जैसे पुरोहित, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना उसका धर्म माना जाता था। तो इसी व्यवस्था के आधार पर राजा का चुनाव होता था। फिर राजा बाकी समय व्यवस्था चलाता था और इसी के आधार पर वो व्यवस्था चलती। एक बार पुनः अपन जान लेते हैं कि समाज क्या था। 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था? पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई करवाना और यज्ञ आदि कार्य करवाना। ये राजा से भी ऊपर माना जाता था, लेकिन ऑब्वियस है कि वो मतलब कि सुप्रीम माना जाता था। अब क्षत्रिय का मतलब शासन करना और शासन व्यवस्था को बनाए रखना, इसका मुख्य काम था। वैश्य में जो व्यापारी वर्ग आता है,
कृषि करने वाले लोग आते हैं, ये सब आते हैं वैश्य के अंदर। और शूद्र का मुख्य कार्य था इन तीनों की सेवा करना, उसको सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। और ये ऑलमोस्ट अमानवीय जिंदगी होती थी ना, मतलब उसके जीवन का कोई मोल नहीं था, इन तीनों की सेवा करना इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। और ये कई बार समाज से कटकर बहुत अलग निवास करते थे, और इनको देखना भी कई बार अपवित्र माना जाता था। तो राजा का चुनाव किसके संदर्भ में होगा? अब प्रश्न उठता है कि राजा, अब पहले तो प्रश्न था कि राजा कैसे चुना जाएगा, तो उसी की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की गई है। और राजा क्षत्रिय वंश का जो व्यक्ति होता था ना, वो राजा बनता था। अब राजा के बाद जो राजा, उसका बड़ा पुत्र होता था, वो राजा बनता था, फिर उसके बाद वो राजा, तो ये एक पदानुक्रम चलता रहता था। और मतलब कि क्षेत्रीय विस्तार के लिए ये लोग राजा अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा आपने, कभी रामायण देखी हो तो उसमें ना राम के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा राजा, क्षेत्र का बड़ा राजा होता है ना, वो अपने घोड़े को क्षेत्र में छोड़ देता है, ठीक है। अब वो घोड़ा जब छोड़ा जाता है ना, अगर कोई दूसरे क्षेत्र का राजा उस घोड़े को रोक देता है, तो जिस राजा के द्वारा ये घोड़ा छोड़ा गया उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। और अगर वो युद्ध में जीत जाता है तो वो राजा माना जाएगा, और युद्ध में हार जाता है तो अपना क्षेत्र उसको, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा उसको देना पड़ता है, और उसको उस राजा की अधीनता माननी पड़ती है। तो इस प्रकार वो क्षेत्रीय विस्तार करते थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था समझ में आ गई, और राजा का किस प्रकार वो आगे व्यवस्था चलती थी वो। अब अपन देखते हैं कि पहले जब थे ना, आपने देखा कि पहले समाज जनजातियों में रहता था, और जनजातियों में रहता था मतलब वो जंगलों में निवास करता था, एक व्यवस्थित जगह पर उनकी बसावट नहीं थी, वो घूमते फिरते रहते थे, घुमंतु जीवन जीते थे, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पर रहने लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, उन्होंने स्थायी जीवन की, उसमें स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। तो जब लोग एक जगह आके बसने लगे तो ऑब्वियस है उसके लिए फिर उनको नियमित करने के लिए एक शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ पर जन आके बसाना, जैसे छोटे क्षेत्र तो कस्बों का निर्माण हुआ, फिर बड़े बनते गए तो फिर वो जनपद का निर्माण हुआ। जनपद वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जन निवास करता है, तो वो जनपद बनने लगे, और उसके ऊपर शासन करने वाला राजा और वहाँ पर रहने वाली जो जनता होती थी उसको जन बोला जाता था। तो जनपद क्या हुआ कि पहले जनजातियाँ घूमती फिरती रहती थी, उनके लिए कोई स्थायी निवास नहीं था, इसलिए कोई ऐसी प्रॉपर शासन व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मानव स्थायी रूप से बसने लगा, कस्बों का निर्माण होने लगा, बड़ी बड़ी बस्तियां बसने लगी, तो फिर जनपद का निर्माण हुआ जहाँ पर लोग आके रहने लगे, और फिर उस जनपद का राजा एक मुखिया बना और वो शासन व्यवस्था चलाता था। प्रारंभिक समय में अपन ने ऋग्वेद में देखा कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल नहीं थी कि जो क्षत्रिय होगा वही राजा बनेगा, पुरोहित होगा वही यज्ञ करवाएगा। लेकिन समय के साथ साथ जब समाज जटिल होने लगा तो ये व्यवस्था, पहले तो ये कर्म पर आधारित व्यवस्था थी कि आप कर्म जिस प्रकार करेंगे ना, मतलब कि मैंने बोला था ऋग्वेदिक समाज में क्या था, योग्य को शासक चुना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये व्यवस्था समाज और जटिल होता गया तो ये जो कर्म पर आधारित व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी ना, वही जाकर बन गई जन्म पर आधारित व्यवस्था। अब जब जन्म पर आधारित व्यवस्था बन गई तो जन्म पर आधारित बनने के साथ साथ इसमें जन्म से ही निर्धारित किया जाने लगा कि आप क्या कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। और इसमें इतनी जड़ता आ गई कि एक वर्ण के व्यक्ति को दूसरे वर्ण का कार्य करने की भी परमिशन नहीं थी। तो एक जटिल व्यवस्था का निर्माण हुआ, और यही जटिल व्यवस्था आगे जाके वर्ण व्यवस्था बनी। और आज भी हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था का आधार देखने को मिलता है, तो यही वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। जनपद समझ में आ गया, क्यों जनपदों का निर्माण हुआ, राजा का विकास किस प्रकार हुआ, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का हो तो आप तुरंत बताएं, और तुरंत आपका सॉल्यूशन भी निकाल दिया जाएगा। आप धीरे धीरे भी सही, लेकिन समझ में आने वाली ही चीज़ें, ये बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये
ये वाली जो 6th वाली हिस्ट्री है वो आपके लिए पृष्ठभूमि का काम करेगी कि आगे आपको किस प्रकार, अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी हिस्ट्री को पढ़ना। एक मिनट। अब मैंने आपको ये बताया कि जनपद बने, ठीक है, जहाँ से राजा शासन करते थे। जनपद तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र होते थे जहाँ पर राजा शासन करते थे और अपनी कर वसूलते थे और एक शासन व्यवस्था चल पड़ी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, नए नए आविष्कार होने लगे, तो कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ। उसमें ना 2 परिवर्तन बहुत मुख्य रूप से बहुत बड़े परिवर्तन आए। वो 2 परिवर्तन कौन से थे उसके बारे में पढ़ते। एक तो पहले क्या होता था, कृषि में जो हल का इस्तेमाल किया जाता था, तो हल के नीचे जो फाल होती थी ना, हल ये इस प्रकार का हल होता है, ये ऐसे, तो ये जो फाल होती थी ना, जो जमीन के अंदर जाके वो मिट्टी को खोदती थी, वो क्या है, लकड़ी की होती थी। तो ऑब्वियस है कि अगर वो लकड़ी की है तो वो ज़्यादा गहराई तक नहीं खोद पाएगी। तो इस समय में क्या हुआ कि जब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, जनपदों का विकास होने लगा, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो घोड़े की जो फाल थी ना, उसकी जगह लोहे की फाल का विकास हुआ। अब लोहे की फाल का विकास हुआ तो जब वो जमीन में जुताई का कार्य करती थी, वो अधिक गहराई तक करती थी। तो अधिक गहराई पे करने के कारण वो जमीन अधिक पानी सोखने लगी, तो पैदावार बढ़ी। पैदावार बढ़ने का मतलब है कि जब जैसे एक गांव में उत्पादन 100 किलो होता था और उनकी डिमांड भी 100 किलो थी, तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब अब उत्पादन क्या 200 किलो हो गया, लेकिन डिमांड तो एकदम से 200 किलो होगी नहीं, तो वो क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन से क्या हुआ कि राजा के पास कर भी अधिक आया। जो शहर मतलब लोगों को, जो लोग बाहर जाके रहना चाहते थे, उनकी डिमांड्स भी पूरी होना आसान हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जनपदों, जो पहले जनपद छोटे छोटे जनपद थे, उनका विकास होकर बड़े जनपद बनने लगे और उसको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। और महाजनपद के पीछे, विकास के पीछे बहुत बड़ा कारण कृषि व्यवस्था में सुधार ही है। जब औद्योगिक क्रांति, अपन नगरों के विकास की बात करते हैं ना, फिर वो हड़प्पा सभ्यता के नगर ले लो या औद्योगिक क्रांति में जो नगरों की बसावट में जो उछाल आया ना, उसका मेन कारण ये था कि जो गांवों में कृषि का उत्पादन होता था वो इतना अधिशेष रूप में होने लगा कि वो शहरों में रहने वाले लोगों की डिमांड्स भी पूरी करने लगा। अगर वो डिमांड नहीं पूरी कर पाता तो ऑब्वियस है कि शहरों में जो लोग जाके नहीं बसते और वो कृषि कार्य से ही जुड़े रहते। अब उनको पता है कि कृषि कार्यों में जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी भी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं, इसलिए वो शहरों में जाकर अपनी जीविका निर्वाह का अन्य तरीका ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो वो जनपदों का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई और महाजनपदों का विकास होने लगा। ठीक है। दूसरा कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया वो ये था कि दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन पहले क्या था कि जब जुताई की जाती थी ना, तो चावल के बीज डाल दिए जाते थे उत्पादन के लिए। तो चावल के बीज उत्पादन के लिए डाल दिए, जैसे ये पूरा मेरा खेत है, ठीक है, मैंने बीज छिड़क दिए, तो ऑब्वियस है कुछ बीज उपज गए, कुछ बीज नहीं उपजे, तो ये संभावना तो रहती ही है खराब होने की। लेकिन इस समय काल में क्या हुआ, जब ये कोई ऋग्वेदिक काल के बाद की बात है, जब उत्तर वैदिक काल में, जब यजुर्वेद सामवेद, मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का विकास हुआ और धीरे धीरे स्थायी निवास की प्रकृति भी स्टार्ट हो गई और शासन व्यवस्था का विकास हुआ। ये उत्तर वैदिक काल की, मतलब कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। तो इसमें ना उन्होंने क्या हुआ, बीज की जगह जो चावल की पौध होती थी ना, उनको उगाना शुरू किया। पौध उगाने में ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपने चावल के खेतों में काम करते हुए लोगों को देखा हो तो आपने वो देखा होगा, पानी के अंदर खड़े रहते हैं और वो पौध को उगाते, ये ऐसे बीच बीच में खड़े होते हैं और फिर वो पौध तो इससे पौध लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो वेस्ट होने वाली जो रेट थी ना, कि मतलब ख़राब हो जाते, वो रेट कम हो गई और उससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। तो वही चीज़ हुई कि अधिशेष उत्पादन, शहरों का विकास और जनपद बन गए महाजनपद,
क्योंकि राजाओं के पास अपनी सेना के लिए कर इकट्ठा करने के लिए कर अधिक आने लगा, तो कर अधिक आने लगा तो राजस्व व्यवस्था मजबूत हुई। तो राजा ने अपनी सेना का विस्तार किया, तो सेना के बाद उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। तो जनपदों से महाजनपदों के विकास की कहानी को अपन कृषि व्यवस्था के विकास की कहानी से भी जोड़कर देख सकते हैं। एक बार पुनः मैं ध्यान दिलाऊं कि कृषि का विकास हुआ किस कारण हुआ। मैंने 2 रीजंस बता दिए कि भाई आविष्कार हुए लोहे की फाल और कृषि की पौध की रोक। अब उससे क्या हुआ कि राजा के पास कर अधिक आने लगा, और कुछ जैसे वस्तुओं के रूप में भी लोग कर देते, तो उनके पास अधिशेष अनाज भी आने लगा। तो उसके बल पर राजा ने बड़ी सेना रखनी शुरू की, तो फिर सेना के माध्यम से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो जनपद से हुए महाजनपद। यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत, वैसे तो कुछ बड़े महाजनपद में से 16 महाजनपदों के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे ये उज्जैन, आगे वेट अरे यार एक मिनट ना, ये उज्जैन है, एक मिनट, ये उज्जैन, कुरु है, कौशल है, कौशाम्बी है, मगध है, वैशाली है, वज्जी है। तो ये सभी 16 महाजनपद थे। अब क्या हुआ कि इन 16 महाजनपदों में भी एक बहुत बड़ा महाजनपद हुआ, उसका नाम है मगध। अब मगध जो साम्राज्य का विकास हुआ ना, तो मगध के पीछे भी स्टोरी है कि उसके विकास के पीछे क्या कारण थे, क्यों, मतलब साम्राज्य तो महाजनपद तो 16 थे, तो क्यों एक मगध ही बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में विकास हुआ और आगे चल के एक बहुत बड़े साम्राज्य की भी स्थापना की। मगध में जब नंद वंश का शासन था, तो उस समय भारत में सिकंदर ने भी आक्रमण किया था, और सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको जब ये बात पता चली कि भारत में जो ये मगध साम्राज्य है उसके पास सेना बहुत बड़ी है और शायद उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ऐसे में क्या कारण रहे होंगे कि एक छोटा सा जनपद इतने बड़े महाजनपद की नींव रख ली। तो आप मैप में देखेंगे कि मगध की जो लोकेशन है ना, वो अपने ये इधर ये दिखती है, ये मगध की लोकेशन। तो मगध की लोकेशन अपन देखेंगे कि यहाँ पर ना चारों तरफ पहाड़ियाँ देखने को मिलती थी। तो मगध को एक मतलब कि प्राकृतिक दुर्ग के रूप में भी देखा जाता था कि भाई ये प्राकृतिक रूप से ही नदियों से और पहाड़ों से घिरा हुआ था। दूसरा क्या है कि ये जो झारखंड और ये वाला आज भी अपन जंगली क्षेत्र मतलब जनजातियों के लिए फेमस मानते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल की बात करते हैं। तो जंगल उस टाइम संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत कह सकते हैं। एक तो उधर से उनको हाथी मिल जाते थे, तो हाथियों को वो ट्रेंड करके उनकी सेना में शामिल कर लेते थे। दूसरा लकड़ी मिल जाती थी और इसी एरिया में अपन आज भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी खाने भी है, तो ऑब्वियस है उनके हथियार में सहायक हुई। तो ये सब जो कारण थे ना, ये सब मगध के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई। इन सब कारणों ने आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कर प्रणाली मैंने देख लिया कि भाई ये किसानों की उपज का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। कारीगर, व्यापारी, मतलब कि जो तृतीय क्षेत्र था ना, क्योंकि पुरोहित वर्ग से कर नहीं लिया जाता था, तृतीय क्षेत्र था जिसमें व्यापारी, कारीगर, पशुपालक थे, उनसे कर लिया जाता। कर का उद्देश्य था सेना, प्रशासन और धार्मिक कार्य। ये कर प्रणाली का विकास भी अपन देखते हैं कि जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ और कृषि के विकास में जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो कर प्रणाली और मजबूत हुई, जिसके कारण उनकी सेना का विकास हुआ, प्रशासन मजबूत हुआ और धार्मिक कार्यों को खर्च करने के लिए भी पैसा अधिक आने लगा। अब आगे देखते हैं। सेना और राजा की स्थायी सेना होने लगी। नए नए हथियार, रथों और हाथियों का प्रयोग होता है। युद्ध के साथ साथ किलाबंदी पर भी जोर दिया गया। ये मतलब जो स्टोरी मैंने बताई उसको ही मतलब कि मैंने
PDF के फॉर्म में दे रही है, लेकिन आप अगर स्टोरी को मतलब कि कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखना, और फिर आप अगर उस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। और आप उस चैप्टर को ये वीडियो देखने के बाद तुरंत पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में लिख लेना, मैं वापस आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। और रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो मतलब चैनल को फॉलो करोगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सेना और उसके मैंने ये संदर्भ आपको इसमें PDF में तो इसी फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मैंने आपको इसका विकास किस प्रकार मगध साम्राज्य को संदर्भ में रख के बताया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आप चैप्टर की बात करोगे तो चैप्टर में भी आपको उसी प्रकार अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपको स्टोरी के फॉर्म में अगर कोई प्रस्तुतिकरण मिलता है तो वो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा समझ में आने वाला होता है। अब इसमें है ना, अब मगध के बाद में एक है ना गण राज्य की भी केस स्टडी दे रखी है। एक तो मगध के बारे में दे रखा है, एक गण राज्य वज्जी के बारे में दे रखा है। मैप में वज्जी ये मगध है, मगध के इधर साइड वज्जी है। तो ये गण राज्य क्यों? मगध तो महाजनपद था जहाँ पर राजा शासन करता था, और फिर उसने मतलब वही शासन कर प्रणाली सेना वगैरह वाली। गण राज्य में किसी एक का शासन नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे लोगों द्वारा संयुक्त रूप से शासन किया जाता था। और उस दौरान जब मतलब कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जगह थी, वहाँ पर अपन को गणराज्य देखने को मिलते हैं। और शायद अपन ने ये भी नोटिस किया होगा कि जो महावीर थे ना, वो भी गण से ही संबंधित थे, मतलब गणराज्य से ही संबंधित थे। वहाँ राजा नहीं होता था, बल्कि अनेक लोग मिलकर शासन करते थे, निर्णय सभा में मिलकर लिए जाते थे। मतलब कि आप ये नोटिस करोगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो शुरुआत है ना, उस शुरुआत आधुनिक मानी जाती है, लेकिन कुछ अपन को पृष्ठभूमि के रूप में पुराने समय भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से राजा शासन होता था और मिलकर बहुत सारे निर्णय लिए जाते थे। तो वज्जी गणराज्य की जो केस स्टडी आपकी NCERT में दे रखी है, उसका है कि उसमें ना शासन किसी राजा के द्वारा नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते थे। और वो खुद मतलब सामुदायिक रूप से ही शासन होता था, शासन व्यवस्था और उसी प्रकार चलती थी। और जो निर्णय भी लिए जाते थे वो साथ में ही लिए जाते थे। वहाँ पर मतलब कोई ऐसी स्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब कि जब युद्ध वगैरह होते थे वो साथ में मिलके ही उसको सॉल्व करते थे, और मतलब ज़्यादातर सामुदायिक रूप से ही वो अपने कार्यों को संपन्न करते थे। आगे बढ़े तो मगध के बारे में मैंने आगे आपको बता दिया। और मगध में जब साम्राज्य के विकास हुआ ना, तो ये आपको स्टोरी तो अलग अलग बाद में मिलेगी कि भाई इन राजाओं का, तो लेकिन है ना ये मगध साम्राज्य से जुड़े 3 बहुत बड़े शासक हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अभी इनके नाम याद रखना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो आगे वाली क्लासेस होगी ना, मैं इनके बारे में बताऊंगी। मैंने ये महापद्म मतलब कि इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका संदर्भ बता दिया कि भाई सिकंदर का जब युद्ध हुआ था ना, तो ये साम्राज्य शासन करता नंद साम्राज्य का शासन था, और उससे डरकर वो भाग गए थे। अजातशत्रु बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो इनका जिक्र आएगा कि उन्होंने भी एक बौद्ध संगति, मतलब जो दूसरी 4 बौद्ध संगति हुई थी उसमें ना दूसरी बौद्ध संगति का दूसरी नहीं पहली बौद्ध संगति का जो ऑर्गेनाइजेशन करवाया था ना, वो अजातशत्रु ने करवाया था, और ये बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है कि भाई पहली वाली क्लासों में भी तो वही सब इससे जुड़ी हुई है। तो मैंने जो भी इस चैप्टर के संदर्भ में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। फिर मैंने आपको बता दिया कि राजा का निर्वाचन किस प्रकार होता था, राजा किस प्रकार बने। फिर मैंने कृषि के विकास के बारे में बात कर ली, और कृषि के विकास के कारण राज्यों का किस प्रकार विकास हुआ, सेना। फिर मैंने मगध साम्राज्य के बारे में, फिर वज्जी गणराज्य के बारे में। इसमें 4 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में ही आपको पढ़ना है। और इसको ना आप रिलेट करके पढ़ना, जो पुरानी क्लासेस है ना उससे। ये मतलब ऑलमोस्ट ऋग जो उत्तर वैदिक काल है ना उसके बारे में
आप अगर उसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।